स्टार्ट कर दिया हमने फोर्थ लेक्चर। ये आपका फोर्थ लेक्चर है। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं फटाफट से सब लोग यहाँ पर चैट सेक्शन में लिखें यस, कितने लोग लाइव आ चुके हैं। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग इस लेक्चर को शेयर कर दो अभी, ताकि आपका हर स्टूडेंट लाइव आ सके। एंड लाइव में ये आनंद रहता है कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम आपके क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। नाउ हम लोग स्टार्ट करेंगे जस्ट 1 मिनट। इतने टाइम में आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हो, शेयर दिस सेशन। एंड जितने भी स्टूडेंट अभी नए नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जैसे हम लोग लाइव आए तुरंत उनको इंस्टेंट अपडेट मिल जाए, अदरवाइज उनका लाइव क्लास छूट जाता है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो पहले बात तो शेयर करें एंड सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हम लोग जब भी लाइव आएँ उनको ये क्लास मिल जाए तुरंत। नाउ आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे हम और भी बात करेंगे, जैसे कंजर्वेशन लॉ हो गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या बताया था? लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि हमने कुछ क्वेश्चंस बताए थे। अगर ये क्वेश्चंस जो हम आपको दिखा रहे हैं नहीं मालूम हो, कंजर्वेशन फोर्स का मेन पॉइंट आपको नहीं मालूम हो, पिछला लेक्चर जाकर देखिए। पिछले लेक्चर में इस सभी के बारे में हमने चर्चा किया था। नाउ ये सभी क्वेश्चंस हुआ करते थे, पिछले लेक्चर में हो गए हैं। एंड नाउ अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? कहा जा रहा है द निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य जो कि अगर निगेटिव में है तो वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। क्या आपको समझ में आ रहा है? मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो निगेटिव वर्क डन के बारे में ये चर्चा करता है। निगेटिव वर्क डन मतलब अगर हम देखें यहाँ पर देखिएगा, जैसे पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे डिस्क्राइब करते हैं? यू के द्वारा। पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी यू। याद रखिएगा, जो भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ए कैपिटल यू, ये हमारी कैपिटल यू होती है। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की तो दैट इज इक्वल टू द निगेटिव, यहाँ पर देखिएगा निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये निगेटिव वर्क डन के बराबर होता है। क्लियर हो रहा है सबको? मतलब अगर हम बात करें किसी भी पोटेंशियल एनर्जी की तो दैट इज इक्वल टू द निगेटिव वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य अगर वो निगेटिव में है तो वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अगर हम इसको और एक्सप्लेन करें, जैसे मान लीजिए डेल्टा डब्ल्यू क्यों लिखा गया है? अगर हम टोटल वर्क डन के बारे में चर्चा करेंगे तो फिर क्या लिखेंगे? टोटल वर्क डन के बारे में अगर बताएंगे हम यहाँ पर लिखेंगे तो नेट, अगर हम यू की चर्चा करेंगे, नेट पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ W। मतलब उस हम वर्क डन के बारे में क्या करेंगे? वर्क डन को हम अगर इंटीग्रेशन कर दें तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा? डेल्टा W है, या आप DW लिख सकते हो, स्मॉल DW, ठीक। यहाँ पर DW हो जाएगा या डेल्टा W, जो भी आप करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है? W बराबर FS। अगर यही चीज़ हम देखें किसी भी हमारे पोजीशन वेक्टर के लिए W बराबर FR होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस फोर्स इंटू DR, फोर्स इंटू DR। ये चीज़ क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? यहाँ तक आप बात समझ में रहे हो? U इज इक्वल टू माइनस F.DR, यही होता है वैल्यू हमारी। समझ में बात आई? अगर हम फोर्स यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स है, फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। तो फोर्स को हम क्या करेंगे? बाहर करेंगे। U इज इक्वल टू माइनस F इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ DR, यही तो होगा, F इंटू इंटीग्रेशन में ऑफ DR। और यही हम अगर बात कर लें, जैसे मान लो DR का इंटीग्रेशन क्या होगा? R। DR का इंटीग्रेशन क्या होगा? R। तो हम यहाँ पर R भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसे बता सकते हो कुछ इस प्रकार से, आप इसे लिख सकते हो इस प्रकार से, माइनस वेक्टर F इंटू में ये DR क्या है?
किसी भी पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन, एंड जब उसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखा गया जाता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाते हैं। बचता हमारा क्या है, सिर्फ यार एफ डॉट आर, ये डॉट होगा, क्रॉस नहीं होता है, एफ डॉट आर यू इज इक्वल टू, एंड नाउ माइनस वेक्टर एफ की वैल्यू निकालें तो यू अपान आर हो जाएगा, यू अपान आर, एंड फाइनली अगर हम बात करें माइनस वेक्टर एफ इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें तो माइनस का टर्म अगर हम उस साइड भेज दें तो वेक्टर एफ की जो वैल्यू निकल के आती है माइनस डी यू अपान डी आर, माइनस डी यू अपान डी आर आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग। डिफ्रेंशिएटिंग करने के बाद मतलब हम इस टर्म को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, जैसे u बाई आर निकला था, अगर हम उसे डिफ्रेंशिएशन कर दें डी यू बाई डी आर हो जाएगा। क्या ये टर्म आपको समझ में आया? ये टर्म आपको समझ में आया? मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज ए निगेटिव वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है सबको? सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट। बात समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? अगर यहीं पर पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2 हो, पोजीशन वेक्टर हमारा r1 एंड r2 हो, तब अगर हम डिफ्रेंशिएटिंग देखेंगे तो क्या लिखेंगे? अगर हम लिखेंगे डेल्टा u इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर होता है ना, यही तो होता है। r1 और r2 है डिफ्रेंशिएशन, तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा u को लिखेंगे u1 माइनस u2, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू माइनस एफ को हम बाहर भी निकाल सकते हैं क्योंकि एफ तो ऑलरेडी कंजर्व है। तो यहाँ कहाँ से कहाँ तक? r1 से लेकर r2 तक dr, ये वैल्यू निकल के आती है जब हम चर्चा करेंगे किसी भी पोजीशन वेक्टर की फ्रॉम r1 टू r2। या फिर हम ले सकते हैं वहाँ पर कोई भी हमारा पोजीशन वेक्टर है r1 r2 r3 सो ऑन, इस प्रकार से। या फिर हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा पोजीशन वेक्टर r1 r2 है, तब हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालेंगे तो उसका फार्मूला ये होगा। क्या ये टर्म आप समझ पा रहे हो? ये टर्म उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? टेक ए स्क्रीनशॉट। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे चलें। टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पर सब लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ क्या कोई प्रॉब्लम हुई यहाँ पर? अरे भाई, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे तो चेंज इन वर्क डन दैट्स नोन एज, या फिर आप कहोगे निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल। नाउ नेक्स्ट टर्म हमारा एग्जाम्पल आता है। हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा दिया जा रहा है, इसको एक बार आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। इफ ए फोर्स, यदि हमारा फोर्स जो दिया जा रहा है फोर्स F इज इक्वल टू 2xy प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस 2xz के कैप, एफ की वैल्यू ये हमारी दी जा रही है। ठीक, देन डिटरमाइन इट्स पोटेंशियल फंक्शन। एक बार खुद से करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम लोग तो बताएंगे ही। जितने भी लोग लाइव जुड़े हो सब लोग एक बार करने का प्रयास कीजिए। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम है, आप लोग खुद से करने का प्रयास कीजिए। खुद से करने का प्रयास कीजिए एक बार। कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत बताइए। क्यों हो जाएगा? एक लोग लिख रहे हैं सर बता दीजिए। अरे बालक, कुछ खुद भी मेहनत कर लिया करो। चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप लोग मेहनत करके कर लीजिएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखेंगे एफ की वैल्यू तो हमारी दी गई है ऑलरेडी। वेक्टर एफ इज इक्वल टू 2xy प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस 2xz के कैप, ये वैल्यू हमारी दी गई है। दिस वैल्यू इज गिवन। ठीक, नाउ अगर हम यहाँ पर ध्यान दें थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को किस प्रकार किया जाएगा ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है बस इस क्वेश्चन में। लास्ट में, शुरुआत में तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा बिना दिमाग के। हम जानते हैं डायरेक्ट फार्मूला निकालना है, हमें निकालना है पोटेंशियल फंक्शन, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमें ज्ञात करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हम जानते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यहाँ पर लिखिएगा
पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का एफ डॉट डी आर, यही तो होता है एफ डॉट डी आर। डी आर मतलब I के लिए x और J के लिए y एंड K के लिए Z के लिए K, x y z समझ लेना। I J K के लिए x dx dy एंड dz, इतना ही होता है ना, क्योंकि भाई डायरेक्शन हमारा ये बोलता है ना। ये देखो, ये अगर हम इसकी चर्चा करें, ये x वाला टर्म है, ये y वाला टर्म है एंड ये z वाला टर्म है। इसमें i कैप बोला जाता है, ये j कैप होता है, ये हमारा k कैप होता है। यही तो होता है ना, कि इसके अलावा कुछ होता है नहीं, यही होता है। तो जो हमारा i कैप है वो हमारा dr क्या है, पोजीशन वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो dr इक्वल टू dx प्लस dy प्लस dz एंड सिमिलरली i के लिए x लगा देंगे, j के लिए y लगा देंगे, z के लिए हम k लगा देंगे, k के लिए z लगा देंगे। तो यहाँ पर फार्मूला रखेंगे हम, वैल्यू रखेंगे सॉरी। f की वैल्यू क्या है, ये देखिए 2xy प्लस में जेड स्क्वायर, इसके लिए आई कैप है तो क्या हो जाएगा dx प्लस एक्स स्क्वायर, जे है तो क्या हो जाएगा dy प्लस 2xz, के कैप है तो क्या हो जाएगा dz। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया सबको कि नहीं आया, बताओ। ये सिंपल है भाई, आई जे के है तो हम उसे क्या करेंगे, एक्स वाई जेड के रूप में लिखेंगे, क्योंकि पोजीशन वेक्टर होता है ना। अब हम देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर, ये एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला क्या बन रहा है, देखो एक्स वाई है, इसके एक्स के टर्म के साथ ले लो, जिसमें जेड है उसे जेड के टर्म के साथ रख दो, क्या हो जाएगा 2xy dx प्लस जेड स्क्वायर dx प्लस में एक्स स्क्वायर dy प्लस में 2xz dz। हमने क्या किया, थोड़ा सा मल्टीप्लाई किया बस अभी। अब देखो हम इसे एक ऐसे फॉर्म में लिखेंगे जिससे हमारा एक क्वेश्चन, एक हमारा फार्मूला बन जाए। आइए देखते हैं हम ये x वाला टर्म, देखो इसमें एक्स वाई है, इसमें भी x है, z में x तो है नहीं, उसमें कोई फार्मूला बन नहीं सकता, तो एक तरफ कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे 2xy dx प्लस में एक्स स्क्वायर dy, एक ब्रैकेट में प्लस में, इसको हम लिख सकते हैं क्या जेड स्क्वायर dx प्लस में 2xz dz, एक ब्रैकेट में। बोलो यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए ना। अब एक फार्मूला बन रहा है, दिस इज अ फार्मूला। क्या, किसका फार्मूला है, देखो ये एक फार्मूला है, किसका दिखाते हैं भी। अगर हम निकालें डिफ्रेंसिएशन करें एक्स स्क्वायर वाई का, डिफ्रेंसिएशन करके देखो एक्स स्क्वायर वाई, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंसिएशन dy हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन y, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x dx। देखो आ रहा है नहीं, 2xy dx प्लस में एक्स स्क्वायर dy। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ एक्स स्क्वायर y लिख सकते ही नहीं, प्लस। अब ये भी किसी का डिफ्रेंसिएशन ही है, जैसे इसमें x था उसमें z है, उसमें किसका डिफ्रेंसिएशन है, जेड स्क्वायर एक्स का हो जाएगा, जैसे इसमें, क्योंकि देखो अगर हम दिखाएं डी जेड स्क्वायर एक्स का क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन जेड स्क्वायर, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एक्स, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन 2z dz। देखना 2xz dz, 2xz dz एंड जेड स्क्वायर dx, ये देखो फंक्शन है। इसके यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर एक्स डी जेड स्क्वायर एक्स। नाउ इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डी ऑफ दोनों का डिफ्रेंसिएशन ही हुआ है तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस में जेड स्क्वायर एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन से डिफ्रेंसिएशन हट जाएगा, बचे क्या हमारा माइनस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस में जेड स्क्वायर एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ये हमारी वैल्यू बची, नोट डाउन कर लीजिए। सिंपल था, सब लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ क्या ये सिंपल था।
बातें समझ में आ रही हैं? सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? एग्री करते हो? आर यू अंडरस्टैंड? चलिए ना, अब हम देते हैं एक दूसरा क्वेश्चन, आप लोग खुद उसे करिएगा थोड़ा सा। कहा जा रहा है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट आर। हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है आर पॉइंट पर व्हेन पार्टिकल इज मूविंग अंडर द सेंट्रल फोर्स। यहाँ पर वैल्यू दी जा रही है, एफ की वैल्यू या तो -k/r² है। अब देखो इसमें अंतर नहीं, दोनों वैल्यू सेम है। वहाँ पर वेक्टर आर लिखा है, ये देखो ये क्या लिखा जा रहा है, देखो ध्यान से, ये वेक्टर आर। तो भाई वेक्टर आर ऊपर है, आर क्यूब नीचे है, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, मतलब सेम वैल्यू यही है हमारी, वैल्यू हमारी यही है, चाहे दूसरी वैल्यू रखें चाहे वैल्यू रखें, दोनों सिमिलर वैल्यू है। एज्यूम द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो व्हेन पार्टिकल इज एट इनफाइनाइट। हमें अज्यूम करनी है जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होगा जब पार्टिकल हमारा इनफाइनाइट पर होगा। एक बार इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, एक बार इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, सेम फार्मूले पे लगेगा। आपके पास 1 मिनट का क्वेश्चन ही है, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट लगेंगे बस। एक बार खुद से सॉल्व करने का सब लोग प्रयास करेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व कराएंगे ही, आपके पास टाइम मिलता है। देखिएगा सॉल्व किया जाए, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा, जो नहीं कर रहे हैं उनको सॉल्व करा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। U इज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा वैल्यू रही रखेंगे, वेक्टर F डॉट dr। होता है कि नहीं होता, बताओ सब लोग? बिल्कुल होता है। नाउ अब अगर हम यहीं पर वैल्यू रखें माइनस F की वैल्यू हम क्या रखेंगे, -k/r², -k/r² dr। हम क्या करेंगे, माइनस तो बाहर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k होगा 1/r² dr। कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट टू r, इनफाइनाइट टू r। क्योंकि यहाँ पर देखा बताया गया अज्यूम द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो व्हेन पार्टिकल इज एट इनफाइनाइट। जब पार्टिकल हमारा इनफाइनाइट पर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हम क्या करेंगे, जीरो मानेंगे। तो यहाँ इसलिए यहाँ पर इनफाइनाइट टू r पर ले गए हैं, क्योंकि पहले पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, उसके बाद हम r वाले टर्म पर पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात कर रहे हैं। बात समझ रहे हो ना? मतलब कहा जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी जब इनफाइनाइट पर होगा वो, तो उसकी वैल्यू जीरो होगी पोटेंशियल एनर्जी की। तो हम इनफाइनाइट से ले जा रहे हैं, मतलब जहाँ से पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू जीरो थी, r वाले किसी टर्म पर कोई वैल्यू निकलेगी हमारी। ठीक, नाउ अगर हम निकालें k/1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है, इधर देखो 1/r² है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं क्या हो जाएगा, r⁻², इसका इंटीग्रेशन r⁻² का इंटीग्रेशन r⁻² + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 क्या हो जाएगा, r⁻1 डिवाइड बाई -1। क्या लिखोगे इसे, -1/r। इसकी जगह पर क्या लिखोगे, -1/r। कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट टू r। r की वैल्यू तो r हो ही, अगर इनफाइनाइट रख दोगे तो 1/इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा। रख के देख लीजिए क्या दिक्कत है, माइनस बाहर कर लो, इसको माइनस बाहर कर लो, 1/r -1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट वैल्यू जीरो होती है तो क्या हो जाएगा हमारी वैल्यू, u इज इक्वल टू -k/r, u इज इक्वल टू -k/r। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम? ये टर्म अलग है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? 100% क्लियर है ना? आगे बढ़ा जाए, यस आर नो, यस आर नो? चलिए बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। ए मैन ऑफ मास 60 kg, कोई मैन है जिसका मास 60 किलोग्राम है, कोई मैन है जिसका मास 60 किलोग्राम है, इज स्टैंडिंग ऑन ए रूफ 3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। वो खड़ा है किसी रूफ पर जो कि ग्राउंड से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। मतलब समझो इसको, देखो कोई मैन है, ये मान लो आपका ग्राउंड है, सपोज दैट दिस इज अ ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है। ये किसी फर्श पर खड़ा है, किसी रूफ पर, या किसी कोई टेबल मान लो जो कि 3 मीटर ऊंची हो। 3 मीटर का मतलब कोई 3 मीटर ऊंची हो, जितना भी होगा 3 मीटर, सपोज दैट 3 मीटर ऊंची टेबल पर खड़ा है या 3 मीटर ऊंची फर्श पर खड़ा है। ठीक,
3 मीटर इतना नहीं होगा जी, 3 मीटर तो लगभग एक रूम के रूफ के बराबर होता है ना। हाँ जी बिल्कुल, एक रूम के रूफ के बराबर होगा 3 मीटर। तो एक रूम है, एक रूम है जो कि 3 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है, 3 मीटर पर ये इसकी रूफ है। ये देखो इसका रूफ है। ये जहाँ पर मनुष्य खड़ा है उसके लिए रूफ है, और रूम का ये फ्लोर है। ठीक, तो ये देखेंगे रूफ, रूम के रूफ पर। ठीक, ये एक मनुष्य खड़ा हुआ है, ये देखो एक मनुष्य है जो कि खड़ा है, और ये स्माइल इसलिए कर रहा है कि वो देख रहा है कि आप लोग उसे देख रहे हो ना। क्यों, अच्छा है मेरा आर्ट? सर इसके तो बाल ही नहीं है। सर मैन कर रहा है, वो मैन नहीं कर रहा है। ये तो सर आप गर्ल बना दिए ना, कोई बात नहीं ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए मैन ऑफ मास। हाँ बात तो सही है, मैन होना चाहिए था ना। मान लो इतने छोटे छोटे बाल हैं, लेकिन सर आप गर्ल बना दिए। तो इसका मास कितना है, 60 kg, लेकिन हमारे वाले मैन का मास कितना है, 6 ग्राम। ऐसे तो दिख ही रहा है ना, ये पतला दुबला सा। 60 kg इसका मास है, और ये किसी रूप पर खड़ा है जो कि हमारा 3 मीटर का ऊंचाई पर है, 3 मीटर। अब इस पर आप पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करनी है, आपको निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकालोगे, एक बार आप सभी लोग ट्राई करो इसको। आपके पास हम 2 मिनट का टाइम देते हैं, सब लोग इसको ट्राई करिए। बताइए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सब लोग बताओ। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? क्या यार कैसे कर रहे हो, आओ दिखाते हैं सोल्यूशन। देखो इसका, जैसे मान लीजिए जब कोई मैन खड़ा हुआ है, जैसे मान लो मैं इस फर्श पर खड़ा हूँ, इसके नीचे रूम है ना, इसके नीचे रूम है, मैं छत पर खड़ा हूँ, मान लीजिए 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 5th फ्लोर, जिस पर भी हूँ। तो मैं जिस पर खड़ा हूँ, मान लीजिए इसके नीचे एक रूम है जो कि 3 मीटर ऊंचाई पर मैं खड़ा हुआ हूँ। अगर हमारी साथ तगड़ी हो रही है, अगर मान लीजिए मैं इस फर्श पर खड़ा हूँ, अगर फोर्स की बात की जाए, फोर्स मेरे द्वारा लगाया गया उस फर्श पर जो फोर्स है वो क्या होगा, वो होगा क्या, वो होगा ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। भाई आप किसी पर खड़े हो, कोई बंदा किसी फ्लोर पर खड़ा है, तो उस छत पर या उस फर्श पर लगाया गया उस बंदे द्वारा भार ही उसका क्या होगा, फोर्स होगा, मतलब F बराबर mg। और ग्रेविटी नीचे की ओर कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पर U बराबर -F(r) नहीं होगा, +Fr होगा, क्योंकि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है तो वो फोर्स नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, ग्रेविटी भी हमारी नीचे की तरफ ही होती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो निकलेगी U = F.dr, U = F.dr। बताओ समझ में आया? यहाँ पर dr लिखें या फिर हम लिखें यहाँ पर डायरेक्ट F.r। r क्या है, 3 मीटर, मतलब भाई पोजीशन होता है r, r इज ए पोजीशन, दिस इज पोजीशन, और कुछ नहीं है, ये एक पोजीशन है। y एक्सिस में ये 3 मीटर है, तो वो पोजीशन की बात आई, वही उसकी वैल्यू है। ठीक, तो अब हम वैल्यू निकालें, फोर्स कितना लगा रहा है, F बराबर mg इंटू में r, मास कितना है 60 किलोग्राम, g की वैल्यू नहीं दी गई 9.8 रखेंगे, r की वैल्यू 3 हो जाएगी, एंड फाइनली जब हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ गया हमारा 1764। और ये हमारा एक प्रकार की एनर्जी है, एनर्जी को हम किस में लिखेंगे, जूल में। बस सिंपल, और कुछ करना ही नहीं था।
टेक स्क्रीनशॉट, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। क्या क्लियर होता है सबको? चैट सेक्शन में लिख के सब लोग बताते चलिए, क्लियर होता है सबको? आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो क्लास डेली अटेंड किया करो, जब तक आप रेगुलरिटी नहीं बनाओगे तब तक मज़ा नहीं आता। मज़ा तब आता है जब रेगुलरिटी बनी रहती है, इसलिए आप लोग रेगुलरिटी बनाइए, क्लास में खूब मज़ा आएगा। हमेशा रेगुलरिटी बना कर रखिए, अगर रेगुलरिटी नहीं रहेगी तो फिर अगर एक के बाद एक देखोगे फिर कोई आनंद नहीं है, नॉट इंटरेस्ट। नोट कर लिए इस क्वेश्चन को? नोट कर लिए हैं? चलिए नाउ कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन लॉ किसे कहते हैं बताइए? कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन लॉ किसे बोलेंगे? ध्यान समझिए। ए कंजर्वेशन लॉ इज द स्टेटमेंट अबाउट एनी क्वांटिटी दैट द वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी डजंट चेंज विथ टाइम। कंजर्वेशन लॉ यही कहता है कि इस ऐसी क्वांटिटी जो कि टाइम के साथ चेंज ना हो, ऐसी क्वांटिटी जो कि टाइम के साथ चेंज ना हो, दैट इज नोन एज कंजर्वेशन लॉ। इसे हम बोलेंगे कंजर्वेशन लॉ, याद रखिएगा। ये लॉ वैसे कहीं स्पेसिफिक पूछा नहीं जाएगा, बस आप जानते रहिए कंजर्वेशन लॉ किसे कहते हैं। कि ऐसी क्वांटिटी, देखिए लॉ क्या है कि किसी भी क्वांटिटी के बारे में बताए, वो स्टेटमेंट होता है। ऐसी क्वांटिटी अगर वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो वो हमारी कंजर्वेशन लॉ के अंतर्गत आएगी। देखो कहते हैं कोई भी चीज़ कंजर्व है, बताते हैं कोई भी चीज़ क्या है? कंजर्व है। कंजर्व मतलब क्या है? चेंज नहीं हो रही है, तो वो फोर्स कंजर्व है, मतलब फोर्स कंजर्वेटिव है, चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ। यही तो कहते हैं ना, कोई भी चीज़ अगर कंजर्वेटिव होती है तो उसका मतलब क्या है? वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसी क्वांटिटी जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है उसे ही हम क्या बोलेंगे? इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? वो हमारी कंजर्वेटिव क्वांटिटी होती है एक प्रकार से, और इस स्टेटमेंट को हम बोलेंगे कंजर्वेशन लॉ। यहाँ पर अगर लिखना चाहें द क्वांटिटी, सिंपल शब्दों में द क्वांटिटी which doesn't change with time known as conservative quantity and this statement is known as कंजर्वेटिव लॉ। और यही स्टेटमेंट हमारा कंजर्वेटिव लॉ कहलाता है। सिंपल स्टेटमेंट। क्लियर होता है सबको? यस, यस आर नो? सब लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ। क्लियर? अगर आ जाए कंजर्वेटिव लॉ के बारे में तो आप लिख पाओगे ना? वैसे आएगा कहाँ से? हम लोग तो ऑब्जेक्टिव हैं, दे रहे हैं क्वेश्चन, कोई नहीं, समझते रहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो किसी भी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है वही हमारा वर्क डन होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। यहाँ पर लिख लो, वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, यही हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाता है। मतलब आप कह सकते हो डेल्टा के इज इक्वल टू डब्ल्यू, या डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा के। ठीक, अब ये आया कहाँ से? अगर प्रूव करना हो तो आया कहाँ से? अगर हम मान लीजिए यही स्टेटमेंट को हमें प्रूव करके दिखाना हो कि प्रूव कीजिए W इक्वल टू डेल्टा के होता है, तो कैसे प्रूव करेंगे? हम प्रूव करेंगे कहाँ से? ये देखिएगा,
लेट वी हैव, हमने मान लिया कि दो पोजीशन है हमारा, कोई बॉडी है जो कि मूव कर रही है। यहां पर लिखो लेट अ मूविंग बॉडी which initial and final position is R1 and R2, जिसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन R1 और R2 है। तो जो वर्कडन निकल के आएगा हमारा, वर्कडन निकल के आएगा W इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, R1 से लेकर R2 तक F डॉट डी आर, यही तो होगा F डॉट डी आर। अगर ये वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं R1 से R2 तक। एंड नाउ हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, M में भी होता है, F इज इक्वल टू M में होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं R1 R2 एंड F इक्वल टू हम लिखेंगे M A, F इक्वल टू M A डी आर। A बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हम क्या लिख सकते हैं R1 टू R2। यम देखिए क्या है, कांस्टेंट टर्म है, बाहर कर लो। ए को हम लिखेंगे dv बाई dt dr। अंडरस्टैंड, समझ पा रहे हो नहीं, dv बाई dt dr। या फिर इसे हम और प्रकार से तोड़ना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं यम R1 R2, इसे dr से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। जब dr से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, dv बाई dt इंटू में dr अपान dr, बाहर तो हमारा dr था ही। एक एक पॉइंट समझते चलिएगा, सिंपल है। नाउ w इक्वल टू क्या मिला, यम R1 टू R2, dv बाई dr लिख सकते हैं इसको, dv बाई dr इंटू में dr बाई dt लिखा जा सकता है, इंटू में dr। क्यों हमने किया, इसको यहाँ पर कर दिया, इसको हमने यहाँ पर कर दिया, बस इतना किया है। अब देखो इसका कारण बना, जब हम dv बाई dt टर्म ले रहे थे, इसको dr के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें कोई पोजीशन वेक्टर था ही नहीं। जब तक आपका कोई पोजीशन वेक्टर नहीं होगा तब तक आप उसका इंटीग्रेशन करोगे कैसे, इसीलिए तो सबसे ज़्यादा जरूरी है पहले आपका जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करते हो उस टर्म में वैल्यू होनी चाहिए। इसलिए वो बनाने के लिए हम dr से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए अभी क्या होता है, सिंपल हो जाएगा। यम R1 टू R2 dv बाई dr एज इट इज, dr बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। हमारे क्या हो जाएगा, dv बाई dr इंटू में दिस इज वेलोसिटी इंटू में dr, एक dr से एक dr कैंसिल, मिला क्या यम R1 से R2 v इंटू में dv। v का इंटीग्रेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाई 2 m v स्क्वायर बाई 2 R1 टू R2 क्या हो जाएगा, यम। देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पर समझिएगा, जब हम यहाँ पर वैल्यू चेंज करेंगे, जैसे R1 टू R2 था, जब वैल्यू हमने चेंज की तो कहाँ से कहा, जब हम v के रिस्पेक्ट में करने लगे, सपोज दैट जब हम इसे v के रिस्पेक्ट में करने लगे, r को v के रिस्पेक्ट में, आप चेंज इन लिमिट पढ़े होंगे, जितने भी लोग बैठे हो सब लोग चेंज इन लिमिट पढ़ के आओ, क्योंकि आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हो, मैथ ऑलरेडी पढ़े होंगे। जो पोजीशन वेक्टर है दैट चेंज इन वेलोसिटी v1 v2, क्योंकि पहले जो था, क्यों समझो पहले बात, हम किसी पोजीशन के रिस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, पोजीशन हम देख रहे थे R1 से लेकर R2 तक। जब हम उसे वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में आप करने लगे इंटीग्रेशन, तो वेलोसिटी देखेंगे ना, v1 पहले वेलोसिटी थी, बाद में v2 वेलोसिटी हो गई। पहले वेलोसिटी थी v1 एंड बाद में वेलोसिटी v2 हो गई। यहाँ पर और लिखा जा सकता था पोजीशन R1 एंड R2 एंड वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v1 एंड फाइनल वेलोसिटी v2। तो इतना समझिएगा, जब हम वेलोसिटी टर्म कर रहे हैं तो वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे, और हम पोजीशन टर्म कर रहे हैं तो पोजीशन के टर्म में लिखेंगे। भाई आप वेलोसिटी के टर्म में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो थोड़ी लिखोगे पोजीशन कहाँ से कहाँ तक, नहीं, ये लिखोगे कि वेलोसिटी पहले वेलोसिटी कितनी थी, बाद की वेलोसिटी कितनी है, ठीक। तो यहाँ पर भी वही होगा, v1
V2 एंड अब वैल्यू रख दीजिएगा। एक बार वैल्यू रखेंगे V स्क्वायर बाई 2, V2 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा माइनस V1 स्क्वायर बाई 2। इसे लिख सकेंगे हाफ यम V2 स्क्वायर माइनस हाफ यम V1 स्क्वायर। दिस इज W, जो कि होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि K इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर, K होता है हाफ mv स्क्वायर। जब K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है तो डेल्टा K की वैल्यू बात करेंगे हाफ यम V2 स्क्वायर माइनस हाफ यम V1 स्क्वायर। क्या समझ में आया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या यहाँ तक सबको क्लियर होता है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत बता दीजिएगा। एनी प्रॉब्लम? बातें क्लियर है ना? अंडरस्टैंड? क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। टेक ए स्क्रीनशॉट, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट से। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है, ए 30 ग्राम बुलेट इनिशियली ट्रेवलिंग 500 मीटर पर सेकेंड। कोई 30 ग्राम की बुलेट है, बुलेट मतलब गोली, 30 ग्राम की बुलेट है जो कि ट्रेवल कर रही है 500 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में आधा किलोमीटर जा रही है, इस स्पीड से वो मूव कर रहे हैं। पेनिट्रेटिंग 12 सेंटीमीटर इंटू ए वुडन ब्लॉक। पेनिट्रेट मतलब अंदर छेद करना। जब आप किसी गन मशीन से मारोगे किसी भी कोई वुडन पेड़, मान लो ट्री है, उसमें अगर मान लीजिए आप टारगेट करोगे तो क्या करेगी वो बुलेट जो है जाकर उसमें धंस जाएगी। तो वही कह रहा है 12 सेंटीमीटर अंदर धंस गया है उस वुडन ब्लॉक में। What एवरेज फोर्स डज इट exert? क्या एवरेज फोर्स वो एग्जर्ट करेगी? बातें क्लियर हैं? वो कितना फोर्स एग्जर्ट करेगी यही हमको निकालना है। सब लोग एक बार निकाल के बताओ कितने लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। बारिश खूब तेज हो रही है, क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? पहले तो सब लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, जितने भी लोग बैठे हो काइनेटिक एनर्जी निकालो इसकी हाफ mv स्क्वायर से। फिर उसके बाद वर्क डन निकाल लो, वर्क डन निकाल लो, वर्क डन सारी दिया गया है ना। जब निकालोगे एनर्जी तो वही वर्क डन के बराबर हो जाएगा, वहाँ से फोर्स निकल आएगा। क्यों बताया जाए, कर लोगे? देखो सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ से जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिए रहे हैं, सबसे पहले आप काइनेटिक एनर्जी निकालो कि वो कितने काइनेटिक एनर्जी, जैसे कोई मूविंग बॉडी है वो काइनेटिक एनर्जी कितना प्रोड्यूस कर रहा है। सबसे पहले आप काइनेटिक एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकालो सोल्यूशन में इसका। सबसे पहले आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, K इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। हाफ ऑफ मास कितना है 30 ग्राम, मास कितना है 30 ग्राम, यहाँ पर लिख लो नहीं तो भूल जाओगे। मास इसका है 30 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम के में बदल दो, 30 इंटू 10 टू पावर -3 किलोग्राम, किलोग्राम। इसको और सॉल्व करेंगे 3 इंटू 10 टू पावर -2 kg बचेगा, 3 इंटू 10 टू पावर -2 kg, 3 इंटू 10 टू पावर -2 kg। वेलोसिटी कितना है 500 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आप जब किलोग्राम में लिखते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो या तो आप लिखते हो MKS में मीटर पर सेकेंड, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। तो वो आप देखो समझो पहले यार। CGS पद्धति होती है, एक होती है हमारी MKS। MKS में क्या लिखते हो, मीटर किलोग्राम सेकेंड। जब किलोग्राम लिया हो तो मीटर और सेकंड में ही आएगा ना, किलोमीटर घंटा में नहीं आएगा ना, फिर कहाँ परेशान है। MV की जगह हम डायरेक्ट लिख देंगे 500 का होल स्क्वायर। आप सॉल्व कर लो इसको, 1/2 3 इंटू 10 टू पावर -2, 500 का होल स्क्वायर करो 5 25, 25 इंटू 10 टू पावर 4 हो जाएगा। तो ये 25 3 75 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 में 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 2। एंड काइनेटिक एनर्जी इतना रहने दे, कट कर दें 37.5 आएगा ना, 37.5
इंटू 10⁻², तो हो जाएगा हमारा 3750 जूल काइनेटिक एनर्जी। एंड जो काइनेटिक एनर्जी है वही हमारे वर्क डन के बराबर होती है। जस्ट अभी पहले आपने देखा, तो यही हमारा वर्क डन के भी बराबर होगा। वर्क जो किया जा रहा है वो 3750 जूल के बराबर होगा। नाउ हम जानते हैं क्या होता है, W बराबर एफ डॉट आर। छोटी छोटी बातें आप लोग भूल जाते हो। W बराबर एफ डॉट आर होता है। जब हम वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, W की वैल्यू 3750 बराबर फोर्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। R की वैल्यू क्या रखेंगे, जो 12 सेंटीमीटर अंदर गया है वो R की वैल्यू क्या रखोगे, 12 सेंटीमीटर। ये वैल्यू थोड़ा सा अलग हम दिखा रहे हैं, 12 सेंटीमीटर वैल्यू क्या होती है, 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, इसलिए तो 0.12 मीटर, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर क्या लिखोगे 0.12, यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई F बराबर 3750 बटे 0.12। जब हम 3750 में 0.12 का भाग देंगे तो ये आएगा 31,250, 31,250 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट करेगा वो। बात समझ रहे हो ना। कोई भी बुलेट 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 ग्राम की बुलेट है, किसी लकड़ी पर पहुंच रही है, वो 12 सेंटीमीटर अंदर घुस जा रही है, तो वो उस लकड़ी पर कितना फोर्स एग्जर्ट की, 31,250 न्यूटन। बहुत ज़्यादा फोर्स है, इतना फोर्स वो एग्जर्ट करिए। सो टेक ए स्क्रीनशॉट, नोट डाउन करते रहिए। देखिए जैसे क्लास ओवर होती है, सब लोग सबसे पहला काम ये होगा, आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाना और इसको नोट जरूर कर लेना। स्क्रीनशॉट लेकर रख दोगे फिर नोट नहीं करने वाले, बाद में कहोगे कि सर नोट्स दे दीजिए। नोट्स मैं क्यों दूं, मैं नोट्स क्यों दूं? अरे सर नोट्स तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हम लोग पढ़ेंगे नहीं। बहुत उन्नत करो बालक, नोट करो जल्दी जल्दी। देखिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि नोट्स अगर मैं बना कर दे देता हूँ, काफ़ी बच्चे नोट्स मांगते हैं, मैं नोट्स बनाता भी हूँ, देता भी हूँ, बट नोट्स बनाते वक्त आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जब हम नोट्स बना कर देते हैं तो वो चीज़ें आप उतना प्रॉपर नहीं समझ पाओगे। जितनी चीज़ें मैं यहाँ समझा रहा हूँ वो चीज़ जब आप खुद से लिखने का प्रयास करोगे ना, खुद से लिखने का प्रयास करोगे, ज़्यादा समझ में आएगी। कम से कम इसी बहाने रिवीजन तो करोगे। नहीं तो पिछले साल क्या हुआ, मैंने नोट्स दी, बच्चों ने डाउनलोड की, और डाउनलोड करने के बाद वो हो गए प्रसन्न, पढ़ना लिखना भूल गए। अरे सर ने तो नोट्स दे दी हमको, हम काहे नोट्स बनाएं, नोट्स तो डाउनलोड किए हैं। दिक्कत यही होती है। पढ़ेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट्स तो सर दे रहे हैं, पढ़ोगे क्या फिर? क्लास में पढ़ने के बाद इतना ही थोड़ी आएगा। मान लीजिए क्लास में पढ़ते हो तो सिर्फ घंटे 2 घंटे तक खूब अच्छे से आता रहता है, उसके बाद दूसरी क्लास लेगी ना, पहले वाले क्लास का सब भूल जाते हो। पहली वाली क्लास का 1 घंटे बाद, लेक्चर खत्म होने के 1 घंटे बाद बैठो, इसको सॉल्व करो, तब समझ में आता है, तब समझ में आता है। ऐसे नहीं आ जाता कि आ जाएगा बस, नहीं, उसे लिखो, लिखने के बाद समझो कि आखिर हुआ कैसे। नहीं आता भाई, चैट सेक्शन में मान लीजिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो आएगा ही। कभी ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो ना समझ में आए। कोई भी टीचर पढ़ाएगा, वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास हो सकता है वो इस प्रकार पढ़ाता है कि क्लास का कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी पढ़ सकता है, उसे आ जाए। तो यही बात है कि इस लाइव क्लास में तो आपको सब कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ अपनी तरीके से, आप एक्सेप्ट करते जा रहे हो, लेकिन जब खुद से करोगे ना, खुद से एक्सेप्ट नहीं कर पाता दिमाग। ये हुआ तो क्या हुआ, वो हमको चाहिए। ये चीज़ें तभी आएंगी जब आप खुद से सॉल्व करोगे, खुद से सब्जेक्ट बनाओगे, खुद से पढ़ने बैठोगे, तब। बातें क्लियर हो रही है ना। और एक बात, अगर सिर्फ पढ़ना है नहीं है, मैं साफ साफ बोलता हूँ, नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ वैसे काम चलाने के लिए पढ़ रहे हो, मत पढ़ो, सेशन छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दो, आराम से घर बैठो। नहीं तो फिर वही कॉलेज में नाम लिखाओ, अपना प्राइवेट पढ़ो, और कोई मतलब नहीं। क्या मतलब है, मैं साफ कहता हूँ,
पढ़ना है तो रेगुलरिटी बनाओ, मेहनत करके पढ़ाओ, अदरवाइज क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। बस उसे नाम के लिए पढ़े जा रहे हैं, डिग्री चाहिए बस। डिग्री लेकर करोगे क्या? इसके बाद जिस जॉब में जाओगे हर जॉब में एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। डिग्री लेकर क्या करोगे? मैं तो 80% पाया हूँ ग्रेजुएशन में, मैं 75% पाया हूँ ग्रेजुएशन में। क्या करोगे डिग्री लेकर के? कुछ मतलब नहीं निकलने वाला डिग्री का। डिग्री का कुछ मतलब नहीं है। डिग्री का मतलब यही है कि आप अगर ग्रेजुएशन में 55% मार्क पाते हो तो आप एमएससी के लिए ज्वाइन कर सकते हो, जैसे जैम हो गया, अदर कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसे वैलिडिटी रखती हैं, वो वैलिड कर देती हैं, वहाँ पर ले जा करके लिमिट कर देती हैं कि 55% 50 to 55% अलग अलग जनरल कास्ट में जो होते हैं, कुछ SC ST हैं, कोई OBC हैं, सबके लिए अलग अलग होता है। वो आप देख लीजिएगा वेबसाइट पे, वही होता है। अदरवाइज़ डिग्री का कोई काम नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि डिग्री कम हो जाए, ना 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 ना, पढ़ोगे डिग्री अच्छी आएगी। पता है एक इंटरेस्टिंग बात, जानिए छोड़ो। एग्जाम्पल नंबर 10 करा, एक कांस्टेंट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट फॉर 10 सेकेंड। कोई कांस्टेंट फोर्स है 5 न्यूटन का, NT मतलब यहाँ पर न्यूटन लिखा गया, किताब की भाषा में हम लोग कैपिटल N लिखते हैं, ठीक। एक्ट फॉर 10 सेकेंड आने बॉडी, किसी बॉडी पर 10 सेकेंड के लिए अप्लाई किया जाता है। हुज मास इज 2 किलोग्राम, जिस बॉडी पर अप्लाई किया जाता है उस बॉडी का मास 2 किलोग्राम है। द बॉडी वाज इनिशियली एट रेस्ट, वो बॉडी पहले रेस्ट पर थी, वो बॉडी पहले हमारी रेस्ट पर थी। फिर कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड द एवरेज पावर ऑफ फोर्स, यही हमको निकालना है। मतलब निकालना क्या है आपको ये पहले समझ लो। कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, हमें वर्क डन निकालना है। सबसे पहली चीज़ हमें क्या निकालनी है? वर्क डन निकालना है। पहले समझो, कोई बॉडी थी, एक एक पॉइंट समझिएगा। कोई बॉडी थी यहाँ पर, मान लीजिए एक बॉडी है, ये बॉडी है जो कि हमारा 2 kg की है। इस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, कितना? 5 न्यूटन का। कितने टाइम तक? 10 सेकेंड तक अप्लाई किया जाता है। ये पहले रेस्ट पर था, मतलब वेलोसिटी इक्वल टू 0 पहले था, पहले की वेलोसिटी 0 थी। आफ्टर इट सम टाइम ये कुछ यहाँ पर पहुँच गया होगा। भाई 5 न्यूटन का फोर्स किसी भी बॉडी पर लग रहा है तो वो आगे तो बढ़ेगा नहीं, तो बाद में उसकी वेलोसिटी कुछ हो गई होगी ना। अब हमें निकालना है वर्क डन। वर्क डन के लिए हम क्या निकालते हैं? W बराबर Fx या Fr, कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो। तो हम क्या निकालेंगे, देखिए ना ध्यान से। हम जानते हैं वर्क डन निकालने के लिए, देखो वर्क डन फर्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। वर्क डन W बराबर F डॉट X लिखें या F डॉट R लिखें, कुछ भी लिखें, आपकी इच्छा। ये हमारा एक एक्सिस में था, हम इसे मान लेते हैं X एक्सिस में, इसलिए हमने X लिख दिया। R लिखते हैं तो X में होगा या Y में होगा या Z में होगा, किसी में भी होगा, वो हम वैल्यू बात कर लेंगे। तो F की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? F की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे बताओ? F की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले आप निकालो, छोड़ो इसको। तो F की वैल्यू हमें दी गई है 5 न्यूटन, F की वैल्यू हमें दी गई है। X की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लीजिएगा। अगर हमें बताएं F की वैल्यू तो हमें निकाला गया है 5 न्यूटन, F बराबर होता क्या है? M में, यहाँ से एक्सीलरेशन निकालो। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? F बाई M। F की वैल्यू कितना है? 5 न्यूटन डिवाइड बाई मास कितना है? 2 किलोग्राम। ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ए की वैल्यू आ गई। एंड ए की वैल्यू जब आ गई तो आप X की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना? हाफ 80 स्क्वायर, हाफ 80 स्क्वायर। हाफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है? 2.5। टी की वैल्यू क्या है? 10 का होल स्क्वायर। क्या लिखोगे? 1/2, 2.5 इंटू में 100। 2 से काट दोगे, ये 50 बचेगा। 50 50 25 पंचे 125, क्यों? सही है, 125 मीटर। X की वैल्यू आ गई, X की वैल्यू आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हम देख सकते हैं W बराबर एफ की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी मालूम था कितना 5 न्यूटन इंटू एक्स की वैल्यू 125, तो 125 पंचे 625 होता है ना, तो यह आ जाएगा हमारा 625 जूल। W की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू हमें निकल आया, W की वैल्यू मिली 625 जूल, W की वैल्यू मिल गई 625 जूल। सेकंड क्या निकालना है, द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। बताओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारे निकालना है एवरेज पावर ऑफ द फोर्स, हमें पावर भी निकालनी है, हमें पावर भी निकालनी है। बताना इतना फटाफट से सब लोग नोट डाउन करेंगे, सब लोग नोट डाउन करेंगे। क्या सबको समझ में आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज पावर आप तो निकाल पाओगे ना, आप तो निकाल पाओगे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी सब लोग निकाल लो, नहीं आएगा कोई बात नहीं, मैं फिर बता दूँ, नोट कीजिए, लगा दे रहे हैं। W वैल्यू 625 जूल निकली है हमारी, W वैल्यू फर्स्ट हमारी निकल गई है, W इज इक्वल टू 625 जूल। अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यही तो होती है ना, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। उसके लिए हमें वेलोसिटी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे। उसके लिए हमें वेलोसिटी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तो हम आगे देखते हैं। हम जानते हैं जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, दूसरा v इक्वल टू एक्स बाई टी, चाल बराबर दूरी बटा समय, सिंपल समझो। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 125। वहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या निकली थी, रिवर्स में जाकर देखो सब लोग, x की वैल्यू क्या थी 125 थी ना, 125, एम आई राइट। एंड t की वैल्यू क्या है, 10 सेकंड तक अप्लाई की जाती है, तो कितना हो जाएगा 12.5 वेलोसिटी वैल्यू मीटर पर सेकेंड, 12.5 मीटर पर सेकेंड। एंड अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालें, काइनेटिक एनर्जी निकालें, क्या हो जाएगा हाफ ऑफ mv स्क्वायर, हाफ ऑफ मास कितना है 2 किलोग्राम, क्योंकि जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना 2 किलोग्राम, 2 इंटू वेलोसिटी कितनी है 12.5 का होल स्क्वायर। हमें यहाँ पर निकल के आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा हमारा k इज इक्वल टू 12.5 मल्टीप्लाई में 12.5। अब हम अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड। सॉरी 12.5 हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब लिखते रहते हैं तो टाइप नहीं होता। या तो आप लोग इतना लिख चुके हो तो हम लोग हटा दें, इतना लिख चुके हैं तो हम लोग हटा दें। ये देखिएगा 12.5 मल्टीप्लाई बाई 12.5, यह आएगा 156.25, 156.25। ये देखिएगा, तो हमें पहली वैल्यू जो मिली थी W की वैल्यू, जो फर्स्ट वैल्यू थी वो थी हमारी 625 जूल, एंड सेकंड जो वैल्यू आई हमारी काइनेटिक एनर्जी की 156.25, कितना था हम भूल गए यार सर, कितनी जल्दी बोलते हो। हाँ यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 12 बराबर में 144 होता है, 156.25। अब जो भी रहा, क्यों यही था। थर्ड हम निकाल लेते हैं एवरेज पावर, थर्ड एवरेज पावर ऑफ द फोर्स। पावर निकालने के लिए P हमें चाहिए, पावर P इज इक्वल टू FV होता है। पावर देखनी है कोई भी फोर्स मल्टीप्लाई में वेलोसिटी, किसी भी वस्तु पर जो फोर्स लगाया जा रहा है उसके कारण कितनी वेलोसिटी हो रही है, वही उसका पावर होता है, वही उसका पावर होता है। और देखो पावर और टार्क कुछ सिमिलर है, देखो सिमिलर नहीं कह सकते। पावर क्या है,
P बराबर Fv, किसी भी वस्तु पर फोर्स लगा रहे हो वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो उसका पावर है, एंड किसी भी वस्तु पर वेलोसिटी लगा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो उसका टार्क है। टाउ बराबर Fs होता है एंड पावर बराबर P बराबर Fv होता है, बस सिंपल। F की वैल्यू कितना है 5 न्यूटन, V की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है कितना वेलोसिटी, x अपान t निकाले थे 2.5 तो सॉरी 12.5 निकला था ना, 12.5 सो सॉरी 12.5 निकला था ना वेलोसिटी भाई। 125/10 किए थे 12.5 निकला था, थोड़ा सा भूल हो गया था। 12.5 गुणे 5 125 625 65.5 इतना पावर निकलेगा। वाट पावर लिखते हैं हम वाट में, कहते हैं ना कि 7 वाट की बल्ब है, 20 वाट की बल्ब है, वो सब है। सो नोट डाउन कर लेंगे फटाफट से, एक स्क्रीनशॉट, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। समझ में आया तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लगभग 1 घंटे होने वाले हैं, क्लास कंप्लीट कर दी जाए, नहीं तो 2-4 घंटे की क्लास हो जाती है, 2 घंटे की क्लास हो जाती है तो परेशान हो जाते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में। सेंटर ऑफ मास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, खूब सारे एग्जांपल्स लगाएंगे। देखो हम साथ साथ क्वेश्चंस इसलिए बताते चलते हैं ताकि आपको एक्सरसाइज में सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप एक्सरसाइज खुद भी सॉल्व कर सकें, इसलिए हम साथ साथ बताते चल रहे हैं। क्योंकि आप जैसे मान लीजिए हम सेंटर ऑफ मास के बारे में बता दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता दे रहे हैं, सभी के बारे में अगर हम बता दें तो लास्ट में जाकर अगर हम क्वेश्चन कराएं तो उतना मज़ा नहीं आता, फील नहीं आता क्वेश्चन का फील लेना हो तो पहले कॉन्सेप्ट सीखो, तुरंत क्वेश्चन कर लो। और जितने क्वेश्चन कराए जाए इससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप कर लेना। और एक चीज़ हो सकता है मैं 1-2 दिन के अंदर अपडेट कर दूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं, PDF पूरे किताब की PDF की लिंक मिल जाएगी, पूरी बुक की PDF मिल जाएगी आपको, या फिर आप चेक कर लीजिएगा @union classes टेलीग्राम पर, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आएगा बहुत अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, टिल देन आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।